हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एएस एजुकेशन हब। एएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है आपका डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक का ये जानना जरूरी है कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो देखिए, डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप होता क्या है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप का डिसीजन थोड़ा बाद में डिस्क्राइब करूंगा मैं। पहले पार्टनरशिप क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। वैसे आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, पार्टनरशिप इससे पहले जो टॉपिक है वो पढ़े होंगे आपने। नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसका पार्टनरशिप के बेसिक से कुछ भी लेना नहीं है, कोई खास लेना देना नहीं है, सीधा आपको समझ आ जाएगा डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप। तो देखिए, पहले पार्टनरशिप होता क्या है। जहां पर मोर देन 2 पर्संस मिलकर कोई बिजनेस रिलेशनशिप, कोई एग्रीमेंट में कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट को शेयरिंग के पर्पज से, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब देखिए, पार्टनरशिप में होता क्या है कि जब हम पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी वो बिजनेस फर्म है वो अपना कोई भी प्रॉफिट अर्न करती है और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में आपस में पूरे एक्सपेंस वगैरह सब कुछ कंसीडर करने के बाद प्रॉफिट को अपने रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो देखिए, अब ये क्या है, डिसीजन क्या है। डिसीजन का मतलब क्या है कि जो हमारा पार्टनरशिप है, बिजनेस एग्रीमेंट है, और जो बिजनेस है उसको हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है, खत्म करना है। इसमें सबसे बड़ी जो मेन बात है वो क्या है, मेन पॉइंट्स है वो है आपका कि डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसमें आपका जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आपके पास दो टर्म्स होंगी, डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप एंड डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पहला पॉइंट क्या है, डिसीजन ऑफ पार्टनरशिप, और सेकंड वाला पॉइंट क्या है आपका, डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। पहले इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करिए थोड़ा सा, उसके बाद हम डिसीजन को पढ़ेंगे। ये होता क्या है डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप। वैसे पार्टनरशिप क्या है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशन है, रिलेशनशिप है। अब देखिए, उस रिलेशन है वो एक एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट अगर आपका चेंज हुआ तो उसको हम बोलते हैं डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप। कि कहने का मतलब, मान लो पहले पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट था प्रॉफिट शेयरिंग का इक्वल रेशियो। आपके पास 3 पार्टनर थे ABC, तीनों का रेशियो था इक्वल 1-1-1। अब क्या हुआ कि उनके बीच जो एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट है कि हम प्रॉफिट को 1-1-1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगा, 3:2:1 होगा। तो अब उनका जो पहले वाला एग्रीमेंट था वो चेंज हो गया। अब उनका नया एग्रीमेंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग का 3:2:1। तो इस केस को तो हम बोलते हैं डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप, कि जो उनके बीच एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें चेंजिंग जो हुआ, उसमें कोई भी बदलाव हुआ, वो बदल गया, चेंज हुआ, तो उसको तो बोलते हैं हम डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप। बाकी डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या है, देखिए डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपका फर्म का एग्रीमेंट तो पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया होगा, टूट जाएगा, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, उसके साथ आपका बिजनेस भी क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसमें आपका बिजनेस क्लोज नहीं होता है, इसमें केवल उनके बीच एग्रीमेंट चेंज होता है। लेकिन डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है। बिजनेस क्लोज होने का मतलब, बिजनेस को जब डिसॉल्व कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके असेट्स को रियलाइज करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, और जो उसकी लायबिलिटी है उनको हम पे कर देते हैं। बाकी कुछ बैलेंस बचता है तो उसको हम पार्टनर्स को वापस रिटर्न कर देते हैं। तो देखिए, हालांकि ये पूरा प्रोसीजर है, अब आगे समझ आ गया होगा कि दोनों में फर्क क्या है, कि डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट में चेंजिंग होना, और डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि फर्म का एग्रीमेंट तो चेंज होगा ही होगा और फर्म का बिजनेस भी क्लोज हो जाएगा, इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो अब देखिए, हम डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मीनिंग क्या है डिसीजन का, बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, मतलब फर्म का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दैट इज क्लोज एंड द फर्म इज वाउंड अप, मतलब कि या तो अब आपका फर्म का बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं फर्म का वाउंड अप होना। वैसे कंपनी जो होती है हमारी, देखो हमारे पास जो बिजनेस यूनिट है, प्रोप्राइटरशिप, फर्म और कंपनी। कंपनी का अगर हम क्लोज करते हैं तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप,
कि कंपनी वाउंड अप हो गई है, आपकी बंद हो गई है। अब इस केस में फर्म का जो डिसॉल्व होता है इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, डिसॉल्व, कि हमने फर्म को क्लोज किया है, बंद किया है। तो देखिए अब इसके मोड क्या है डिसोल्यूशन के। पहले तो ये क्लियर है कि फर्म का डिसकंटिन्यू होना, मतलब फर्म का डिसॉल्व होना, बिजनेस का डिसकंटिन्यू होना, बिजनेस का क्लोज होना होता है। और बिजनेस का क्लोज होने का मतलब सिंपल वही है कि आपके बिजनेस में जो भी असेट्स हैं उनको आप रिलाइज कर लेंगे, रिलाइज मतलब सेल कर देंगे मार्केट में, उससे जो भी पैसा आएगा उससे आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर देंगे, कुछ बैलेंस बचता है तो उसको पार्टनर्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। तो अभी आपको ये बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि आप पढ़ने वाले क्या हो इस टॉपिक में। नेक्स्ट देखिए अब डिसीजन के मोड्स क्या हैं, कि डिसीजन का मोड क्या है। देखिए सबसे पहला तो हमारा होगा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि सभी पार्टनर्स मिलकर खुद डिसाइड करते हैं कि अब हम फर्म को क्लोज करना चाहते हैं, बंद कर देते हैं। व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर इट, मतलब इस बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए सभी पार्टनर्स एग्री होंगे। सेकंड कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब when all the partners or all the partners except one become insolvent। इसका मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि उनकी पेइंग एबिलिटी खत्म हो गई, वो अब इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गई हैं, पार्टनर्स हैं, या तो सभी के सभी पार्टनर्स या फिर उन सब में से एक को छोड़ के बाकी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो फर्म को कंपलसरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। सेकंड व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब क्या होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग वो बिजनेस गलत है, वो लॉफुल नहीं है, इलीगल है। तो देखिए अगर आपका पहले कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई लिक्विड का या फिर कोई भी तंबाकू इंडस्ट्रीज आपने स्टार्ट करी है और बाद में वो बिजनेस, उस फर्म का बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल, कानून ने उसको गलत ठहरा दिया, तो उस केस में भी बिजनेस का कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगा, फर्म का कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगा। तो कंपलसरी डिसॉल्यूशन के दो केसेस है हमारे, या तो सभी पार्टनर या फिर एक को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, या फिर फर्म का बिजनेस आपका अनलॉफुल हो जाएगा तो भी आपको फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बाय नोटिस। अगर नोटिस के थ्रू बिजनेस को डिसॉल्व करना तो उसका क्या मतलब है कि इन केस पार्टनरशिप इज एट विल, अगर हमारी पार्टनरशिप एट विल मतलब इच्छा से है तो द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, तो फर्म डिसॉल्व की जा सकती है किसी भी पार्टनर के थ्रू, गिवन नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स। ये पॉइंट ध्यान रखना, राइटिंग, नोटिस क्या देना, राइटिंग। कहने का मतलब अगर फर्म आपकी इच्छा से बनाई हुई है कि हम जब तक चाहे इसको बनाए चला देंगे, तो उस केस में कोई भी एक भी पार्टनर आपका अगर नोटिस दे देता है रिटर्न में अदर पार्टनर्स को, तो फर्म आपकी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो पहला केस क्या था आपका बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेकंड है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन और थर्ड है आपका बाय नोटिस। इसके बाद तो अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई इनमें से इवेंट हैपन हो जाएगा, कोई भी इवेंट घटित होगा तो भी फर्म हम डिसॉल्व करेंगे। तो पहला वाला क्या देखिए, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कंस्टिट्यूटेड। कहने का मतलब मान लो एक फर्म 5 साल के लिए कंस्टिट्यूट की गई है, फर्म का जो एग्रीमेंट हुआ कि हम 5 साल तक ये बिजनेस चलाएंगे और 5 साल उसके पूरे हो गए, उसकी टर्म पूरी हो गई, तो फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी। तो वो क्या आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, या फिर फर्म किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाई गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टेंडर था आपका, कोई आपका ब्रिज वगैरह बनाने का, हाईवे पर ब्रिज वगैरह बनते हैं आपके, ये बिल्कुल क्लियर प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये ब्रिज बनाने के लिए मान लो 2 फर्म ने पार्टनरशिप करी और उन्होंने एक टेंडर ले लिया कि हम ये ब्रिज जो पुल बना रहे हैं अपनी पार्टनरशिप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब क्या हुआ, वो फर्म का जो भी एग्रीमेंट था कि ये पुल बनाना है, वो पुल बन गया, वो ब्रिज कंप्लीट हो गया। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, जिस काम के लिए फर्म बनाई गई है वो काम पूरा हो जाएगा तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर्स एज इंसॉल्वेंट, या फिर ये निर्णय हो गया है कि पार्टनर्स क्या है आपका इंसॉल्वेंट है, तो इनमें से अगर कोई भी इवेंट हैपन हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपकी फर्म क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मोड क्या है डिसीजन का, फिफ्थ पॉइंट, डिसीजन बाय द कोर्ट।
अब ये क्या कि कोर्ट की इंटरवेंशन से ये फर्म आपकी डिसॉल्व की जाएगी। ये क्या था, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ये क्या है, इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट के इफेक्टिव वजह से क्लोज होगी फर्म। तो कोर्ट आपके लिए ऑर्डर पास कर सकता है डिसॉल्व करने के लिए फर्म के लिए। तो देखिए क्या है, कोर्ट का ऑर्डर पास कर सकता है, ए पार्टनर बिकम्स ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब अनसाउंड माइंड क्या है कि जैसे कि वो अनकॉन्शियस माइंड का, जैसे वो अपने इतने अच्छे विवेक से डिसीजन नहीं ले सकता है, ऐसा कुछ पर्सन को मतलब पागलपन है, तो उस केस में मतलब कि कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को हम डिसॉल्व कर दें, बंद कर दें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए पार्टनर्स बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। या फिर वो जो पार्टनर है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, परमानेंटली इनकैपेबल अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि वो पार्टनर है, उसकी जो ड्यूटीज है एज ए पार्टनर, उन ड्यूटीज को वो परफॉर्म करने के लिए परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, तो उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। नेक्स्ट क्या है, सी पॉइंट, ए पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट which is likely to adversely affect the business of the firm। कहने का मतलब कि कोई पार्टनर आपका गिल्टी पाया गया है, दोषी पाया गया है मिसकंडक्ट का, कोई भी गलत काम का, जो कि फर्म के बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, अपोजिट मतलब फर्म के बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में भी कोर्ट क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा। नेक्स्ट देखिए आप, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड प्रेजेंटली, मतलब प्रेजेंटली क्या, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू, लगातार, प्रेजेंटली बाय ए पार्टनर्स और पार्टनर और पार्टनर्स। कहने का मतलब अगर कोई भी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो लगातार ब्रीच किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है किसी एक पार्टनर के थ्रू या ज्यादा पार्टनर्स के थ्रू, सभी पार्टनर्स के थ्रू, तो उस केस में भी कोर्ट आपका ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ई कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। कोर्ट को लग रहा है कि फर्म का डिसॉल्व करना जस्टिफाई है, बेटर है, अच्छा है, तो उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर देगा। नेक्स्ट क्या है, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। या फिर ऐसा हुआ कि बिजनेस है जो इन फ्यूचर केवल लॉस ही अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, तो उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो अभी तक आपने इसके डिसीजन के जो भी मोड पढ़े हैं, 5 मोड्स, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो इनको आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लेना। वैसे मैं इनको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में क्या है कि अगर एक्सपायर हो गई इसकी टर्म, बिजनेस की टर्म, जिस टर्म के लिए बिजनेस बनाया गया, 5 साल के लिए बनाया गया, 5 साल पूरे हो गए तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, इवेंट हैपन हो गया। कंप्लीशन ऑफ द वर्क वेंचर, अगर उस बिजनेस का, फर्म का जो वेंचर था जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है, तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी अगर वो पूरा हो गया। तो डेथ हो गई किसी पार्टनर की तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई पार्टनर का ये निर्णय हो गया कि वो इंसॉल्वेंट है, तो उस केस में फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। इसके बाद डिसीजन बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट की इंटरवेंशन होगी तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, किस किस केसेस में कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। अगर कोई भी पार्टनर आपका अनसाउंड माइंड हो गया तो भी कोर्ट ऑर्डर कर देगा, या फिर वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो भी कोर्ट ऑर्डर कर देगा। या फिर वो गिल्टी पाया गया है, दोषी पाया गया है, जो फर्म के बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर देगा। या फिर जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो ब्रीच किया जाएगा प्रेजेंटेंटली बाय ए पार्टनर्स और पार्टनर्स, कि अगर उसका कोई भी जो एग्रीमेंट है उसको वो लगातार बार बार कंटिन्यूअसली तोड़ रहे हैं, तो उस केस में भी आपका कोर्ट ऑर्डर कर देगा। नेक्स्ट क्या है, कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, कि कोर्ट को पाया, कोर्ट ने क्या पाया कि फर्म को डिसॉल्व करना जस्टिफाइड है। उसके बाद अगर ये लग रहा है कि फर्म आने वाले टाइम में केवल लॉस ही अर्न करेगी, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, बिजनेस जो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा डिसॉल्व करने के लिए। तो ये था आपका डिसीजन। होता क्या फर्म का कि किसी भी फर्म का बिजनेस डिसकंटिन्यू, पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो टूटेगा ही टूटेगा, बाकी बिजनेस भी आपका क्लोज होगा। नेक्स्ट मोड्स पढ़े हैं आपने कि बिजनेस के जो डिसोल्यूशन है, वो फर्म के डिसोल्यूशन है, उसके मोड क्या क्या है आपने वो भी पढ़े हैं। 5 मोड्स पढ़े हैं आपने। क्या होगा, एट विल मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है आपका, नोटिस से हो सकता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है आपका, या फिर आपका हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट्स की वजह से डिसोल्यूशन हो सकता है, या फिर आपका डिसीजन बाय द कोर्ट हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट।
देखिए डिसल्यूजन में फर्म का बिजनेस आपको क्लोज करना है, तो अब बिजनेस को क्लोज करने के बाद आपको जो अपनी लायबिलिटी है उनको किस तरीके से सेटल करना है। आप रिलाइजेशन करते हो असेट्स का, रिलाइज करते हो असेट्स को, बेचकर जो भी पैसा आता है उससे आप आउटसाइडर्स की लायबिलिटी को पे करते हो। तो सबसे पहला मोड क्या होगा, सबसे पहले किस तरीके से आप उनको पेमेंट करोगे। तो सबसे पहले आप थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स को पेमेंट करोगे। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है तो पार्टनर्स का लोन पे करेंगे। उसके बाद कुछ बचेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल रिटर्न करेंगे, और उसके बाद भी कुछ अमाउंट बच जाता है सरप्लस, जो प्रॉफिट बचता है उसको हम पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो क्लियर है। अच्छा, इसमें आपको एक पॉइंट और भी इंक्लूड करना है कि चाहे किसी पार्टनर की वाइफ से या कोई पार्टनर है उसके हस्बैंड से, पार्टनर्स के रिलेटिव से अगर आपको कोई लोन मिला हुआ है तो वो आपका एज ए थर्ड पार्टी ही कंसीडर किया जाएगा कि थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स की ही लायबिलिटी है, ठीक है। और पार्टनर्स का लोन कि पार्टनर्स ने जो बिजनेस को लोन दिया हुआ है। नेक्स्ट वन क्या है आपका, फर्म्स का डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट। दोनों होते क्या है, फर्म्स का डेब्ट जो फर्म ने ओन कर रखी है मनी, जो फर्म ने अपने व्यापार में पैसा उधार में लिया हुआ है वो फर्म का डेब्ट है। और जो पार्टनर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी कोई लोन वगैरह लिया हुआ है वो प्राइवेट डेब्ट है। तो इस सबको पेमेंट का किस तरीके से करेंगे, देखो फर्म्स के डेब्ट को फर्म की प्रॉपर्टी से पे किया जाएगा। पहले फर्म्स की प्रॉपर्टी से फर्म के डेब्ट को पे किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है, फर्म्स की प्रॉपर्टी से कुछ सरप्लस बचता है, तब पार्टनर्स के पर्सनल डेब्ट को, प्राइवेट डेब्ट को हम पे करेंगे। ऐसे प्राइवेट डेब्ट को अगर पार्टनर्स की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे पहले पार्टनर्स का प्राइवेट डेब्ट पे किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे पहले पार्टनर्स का प्राइवेट डेब्ट पे किया जाएगा। उसके बाद कोई सरप्लस होगा तब वो फंड्स में यूज किया जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब जिसका जो डेब्ट है पहले अपनी प्रॉपर्टी से उसको खुद को पे करना है, उसके बाद सरप्लस को हम दूसरी जगह एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए आपका अकाउंटिंग कि डिसीजन में हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। तो डिसीजन में अकाउंटिंग अकाउंटिंग में हमें मेन इसमें सबसे पहला जो अकाउंट बनाना होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सेकंड होता है हमारा, अगर कोई पार्टनर्स का लोन की कोई इंफॉर्मेशन दी है, पार्टनर से लोन वगैरह है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। उसके बाद थर्ड होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ होता है हमारा बैंक या कैश। कैश होगा तो कैश या फिर बैंक होगा तो बैंक अकाउंट। देखिए अब हम इनको नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, मैं आपको थ्योरेटिकल समझा देता हूं पहले, उसके बाद कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, आप सभी को पता है कि बिजनेस के अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अकाउंट्स का मतलब बिजनेस के पास एक बैलेंस शीट होती है, हर किसी फर्म के पास एक बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट में असेट्स होती हैं और लायबिलिटीज होती हैं। हमको उन असेट्स को सेल करना है, रियलाइज करना है, उनसे अमाउंट जो रियलाइज होगा उस समय आउटसाइडर्स पार्ट मतलब जो भी हमारी लायबिलिटी है उनको पे करना है। फिर कोई अमाउंट बचता है तो हम पार्टनर्स का लोन पे करते हैं, फिर भी कोई अमाउंट बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल को रिटर्न करते हैं, और फिर भी कोई अमाउंट बचता है तो हम पार्टनर्स में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट एक तरीके से हमारा जितनी भी हमारे पास जो भी बैलेंस शीट में असेट्स हैं उनको ट्रांसफर करना है, और जो भी लायबिलिटीज है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आफ्टर दैट असेट्स को रियलाइज करना है और फिर आफ्टर दैट लायबिलिटीज को पे करना है। फिर अगर कोई रियलाइजेशन अकाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है तो हमारा प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के रेशियो में बांट दिया जाएगा। या फिर रियलाइजेशन अकाउंट में अमाउंट कम रहता है, लॉस आता है, तो लॉस को भी पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने एक बैलेंस शीट तो देखी होगी, बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटी,
अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ये कोई बैलेंस शीट है, इसमें आपके पास यहां पर सन्ड्री असेट्स होंगी, कैश या फिर बैंक का बैलेंस होगा, और आपके पास यहाँ पे सन्ड्री असेट्स में आपका जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक वगैरह, आपके पास कोई फिक्टिटियस असेट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, दैट मीन लॉस, या फिर आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद आपके पास लायबिलिटी साइड में कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल ए हो बी हो, मैं एग्जांपल के लिए दो पार्टनर्स ले रहा हूं, 2 पार्टनर्स ले रहा हूं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ सन्ड्री लायबिलिटीज होंगी, जैसे कि आपकी कोई क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है आपके पास, या फिर आपका कोई लोन वगैरह हो सकता है, पार्टनर्स लोन। उस पॉइंट को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, पहले मैं इसको देख लिया। इसके बाद आपके पास कोई भी आपका जनरल रिजर्व हो सकता है, कोई भी रिजर्व हो सकता है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है आपका, कोई P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है जो कि प्रॉफिट है। इस तरीके से आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई होती है। अब देखिए हमें करना क्या है, डिस्कशन में करना क्या होता है हमें, कि जो ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट को आपको क्लोज करना है, बंद करना है। तो अब इस बैलेंस शीट को हमको किस तरीके से बंद करेंगे, किस तरीके से क्लोज करेंगे, वो देखिए। ये सभी को समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं, लाइसेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, अगर पार्टनर्स की लोन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, जो कि हमारा लास्ट में टैली करेगा। कैश एंड बैंक हमारा क्वेश्चन को वेरीफाई भी करता है कि हमारे क्वेश्चन को मिस्टेक या गलती तो नहीं है। अब देखिए किस तरीके से हमको लाइसेंस अकाउंट वगैरह प्रिपेयर करना है। ये बैलेंस शीट आपके पास है, तब आपको इस बैलेंस शीट को क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा यहां पर आपको बारी बारी से समझाऊंगा। देखिए रिलायंस अकाउंट, रिलायंस अकाउंट आपका किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। ये आपका रिलायंस अकाउंट का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझना। अब आपका थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया। अब तक तो आपका थियोरेटिकल था कि आपको मैंने ये समझाया कि किस पर्पज से आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, किस वजह से, कि आपको इसमें करना क्या है, पढ़ना क्या है। अब आपका प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गया है। अब आप इसके कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले देखो, आपको कोई फर्म है, ये कोई आपकी ए एंड बी एसोसिएशन कोई भी फर्म था, आपका पार्टनरशिप ए एंड बी एसोसिएशन कोई पार्टनरशिप फर्म है आपकी, उसकी ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में आपको ये असेट्स दी हुई हैं और ये लायबिलिटी दी हुई है। अब आपको करना क्या है, इस फर्म को डिसॉल्व करना है। तो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, असेट्स को ट्रांसफर करना होगा। देखो ऐसा क्यों करते हैं हम, रिलायंस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं हम। अगर फर्म बंद हुई, देखो सभी पार्टनर्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लायबिलिटीज को पे करने का प्रेफरेंस रखेंगे। अब उसमें पता ही नहीं चलेगा कि फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो इसको एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम रिलायंस अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि मान लो, अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी फर्म को आपने क्लोज का ऑर्डर दे दिया, एक साथ में पूरी एसेट सेल हो जाएंगे और पूरी एसेट सेल हो जाएंगे, एक साथ में पूरी लायबिलिटी पे कर दोगे। इस तरीके से तो होता नहीं है। क्या होता है कि बारी बारी से आप असेट्स को बेचते हैं। पहले फर्नीचर बेच दिया, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ऐसे धीरे धीरे करके आप इनको बेचते हो। क्योंकि ये डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर एक दिन का वर्क नहीं है, वन डे का वर्क नहीं है, एक थोड़ा प्रोसेस में चलता है। इसमें हमारे 1 मंथ 2 मंथ कितना भी टाइम लग सकता है। तो देखिए, अब मान लो पहले हमने कोई मशीनरी बेची, मशीनरी से कोई अमाउंट आया, तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी कि हम किस पार्टनर्स को, किस कैपिटल मतलब किस लायबिलिटी को सबसे पहले पे करें। तो उससे हमें पता नहीं चलेगा ऑर्डर का कि हम किस वे में पे करें और किस उस वजह से हमको डिसीजन की वजह से प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारी पूरी असेट्स ट्रांसफर कर दी जाएंगी कहां पर, रिलायंस अकाउंट में, ऐसी पूरी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी जाएंगी रिलायंस अकाउंट में। अब देखिए इनको ट्रांसफर किस तरीके से करोगे आप। सिंपली आप मेरे को एक बात बताइए, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था
जर्नल जब मैंने आपको समझाया होगा या फिर आपने मेरे से नहीं पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा होगा, तो जर्नल का जब आपने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा होगा तो आपने असेट्स और लायबिलिटी को पढ़ा होगा। पहले तो यही पॉइंट है कि असेट्स क्या है आपका। असेट्स आपका एक वो वैल्यूएबल वस्तु है जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, जिस पर आपका कंट्रोल है और जो आपके पास एफर्ट्स, मतलब 3 कंडीशन की वजह से आपका असेट्स बनता है। अब देखिए वो मेरा पॉइंट नहीं है, वो आपका बेसिक का जर्नल का 11 का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जो भी असेट्स है उसको आपको ट्रांसफर करना है। अब असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, मेरा पॉइंट है ये, असेट्स का आपका डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आप खुद ही सोचिए, किसी भी डेबिट बैलेंस को आपको क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। आप उस बैलेंस को क्या करोगे, क्रेडिट। तो उसके अगेंस्ट जो भी आप डेबिट करोगे, इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है, रियलाइजेशन अकाउंट। भाई जो आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, सीधा पार्टनर से रिलेटेड है। आप ये भी जो भी अमाउंट है ये सीधा पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉफिट या जर्नल रिजर्व वगैरह है वो सब पार्टनर्स का है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफर करना है, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री सन्ड्री assets account being sundry asset transfer to realization account being sundry assets transfer to realization account ठीक है। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, एंट्री ठीक है, रटना जरूरी नहीं है, समझना है। असेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, वो असेट्स हमको ट्रांसफर करनी है, तो हम असेट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और उसे डेबिट क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस केस में अब देखिए, अगर मैं सीधे सीधे इसकी पोस्टिंग में बताऊंगा आपको, पहला वाला जो मेरा पॉइंट था असेट्स को ट्रांसफर करना, तो असेट्स को ट्रांसफर करने पर मेरा असेट्स से रियलाइजेशन क्या हुआ, डेबिट। तो जब मैं इस एंट्री की पोस्टिंग करूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट इस एंट्री में क्या हुआ, डेबिट, तो मैं डेबिट में लिखूंगा टू सन्ड्री असेट्स। अब देखिए आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन आपका कुछ भी आ सकता है कि जर्नल करना है आपको या फिर आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, चाहे कुछ भी करना हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आता है तो आप जर्नल भी आसानी से कर दोगे और अकाउंट्स भी आसानी से प्रिपेयर कर दोगे। अब ऐसा क्यों किया मैंने, आपको क्लियर है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट्स को मैंने क्रेडिट किया और रियलाइजेशन को डेबिट किया। ऐसे ही मैंने बोला लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी सन्ड्री लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है आपका, क्रेडिट। लायबिलिटी का जाहिर सा बात है क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपको उसको ट्रांसफर करना है तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट, तो उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आया, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। देखिए असेट्स को ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, बिकॉज असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। लायबिलिटी को ट्रांसफर किया तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको ट्रांसफर किया तो मैंने लायबिलिटी को क्या कर दिया, डेबिट, अपोजिट करना होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, बाई, इस एंट्री में रियलाइजेशन क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट का आप लेजर अकाउंट बना रहे हो, जर्नल तो आपको आता है, जर्नल आपने कर दिया, अब आप लेजर अकाउंट बना रहे हो, रियलाइजेशन लेजर अकाउंट बना रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट इस वाली एंट्री में क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, तो आप इसको क्रेडिट साइड लिखोगे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी आपका अमाउंट होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब आप, अगर आपके पास सन्ड्री असेट्स कैश का कोई भी कैश या बैंक का बैलेंस है, उसको आप ट्रांसफर करेंगे तो उसको आप कहां लिख देंगे, कैश एट बैंक अकाउंट, जो भी आप बनाएंगे कैश एट बैंक अकाउंट में आप टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन लिख दोगे। वो मैं जब बाकी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा आपका प्रैक्टिकल, उसको समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे सिंपली ये वाला बैलेंस मेरा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं कैश का अकाउंट या बैंक का अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करता हूं। डिस्क्लोजर में मैं मेनली 3 अकाउंट्स तो प्रिपेयर करता ही करता हूं। अगर मेरे पास पार्टनर्स का लोन का अकाउंट नहीं दिया हुआ है बैलेंस, और लोन अकाउंट भी है पार्टनर्स का, तो मैं लोन अकाउंट भी बनाता हूं। 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे मेरे को। कौन कौन से, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड मेरा पार्टनर्स का लोन अकाउंट, थर्ड मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फोर्थ मेरा कैश या बैंक अकाउंट।
तो जो भी बैलेंसेस डायरेक्टली उस अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे कि कैसेट बैंक, तो ये तो सीधा मेरा उसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इसको मैं रिलायंस अकाउंट में लेके नहीं जाऊंगा। कैपिटल, इसके लिए मैंने अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, तो कैपिटल का बैलेंस भी डायरेक्टली मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। किधर? बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। सेकंड, अगर मेरे पास ये वाले बैलेंसेस गिवन है और ये वाला बैलेंसेस गिवन है, ये मेरे फिक्टिटियस असेट्स है, ठीक है, तो ये मेरे पार्टनर से पर्सनली डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इनको मैं क्या करूंगा, सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसके लिए अगर मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी, मान लो असेट साइड को ट्रांसफर करता हूं पहले, तो सन्ड्री असेट्स को ट्रांसफर किया, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। इसके बाद कैसेट बैंक को ट्रांसफर किया, तो सीधा जो कैसेट बैंक अकाउंट है उसके बैलेंस बीडी लिख देंगे। उसके बाद अगर मैंने इन वाले बैलेंसेस को ट्रांसफर किया, तो इनका क्या करूंगा मैं, ये वाले बैलेंसेस डेबिट जो भी है P&L अकाउंट, अच्छा ऑलरेडी ये डेबिट है, इनकी वजह से कैपिटल क्या होगा मेरा, आप ही बताइए। फिर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, लॉस की वजह से कैपिटल अकाउंट क्या होता है आपका, डिक्रीज, कम होता है। और कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है आपका, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस को अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट। वैसे मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपने जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने कहीं और से पढ़ा है या मैंने पढ़ाया है, जो भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनको मैं इसी तरीके से पढ़ाया है मैंने, तो कि पहले मैं जर्नल को ही अच्छे से डिफाइन करता हूँ क्लियरली। अगर आपका जर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी अकाउंट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं उसी हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। फिर से देखिए कि अगर इन वाले बैलेंसेस से आपका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। और मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी डेबिट बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है तो आप उसे डेबिट करते हो, और किसी भी डेबिट बैलेंस को अगर डिक्रीज करना है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। ऐसे ही किसी भी क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, और क्रेडिट को अगर कम करना है तो आप उसे डेबिट कर दो। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। तो अब देखिए, अब आप खुद ही सोचिए कि P&L अकाउंट लॉस, डेबिट बैलेंस लॉस, लॉस की वजह से कैपिटल क्या होगा आपका, कम। तो कैपिटल को आप क्या करेंगे, क्योंकि कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आप कैपिटल को आप क्या करेंगे, कम करने के लिए डेबिट। तो आप एंट्री करेंगे जो भी पार्टनर है आपके, फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी दोनों लिए हैं और इक्वल रेशियो है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, टू जो भी आपका ये फिक्टिटियस असेट्स है, P&L अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आप इनको सीधा ट्रांसफर कर देंगे। अब आप सोचिए, इस वाली जर्नल एंट्री में क्या आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यूज किया, नहीं सॉरी रिलायंस अकाउंट कहीं पर भी आपने इसमें यूज किया, नहीं किया, तो आप इस वाली एंट्री की रिलायंस अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करोगे। तो इसका मतलब कि आपको ये वाले जो फिक्टिटियस असेट्स हैं इनको आप रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हो। ऐसे ही अगर मैं जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस या फिर आपका कोई भी अदर रिजर्व है उसको आपको ट्रांसफर करना, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इनका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो इनको तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। जैसे इन वाले बैलेंसेस का बैलेंस था डेबिट, तो आपने इनको तो कर दिया क्रेडिट, ये क्लोज, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनकी वजह से डिक्रीज हुआ तो आपने इसे कर दिया डेबिट। अब प्रॉफिट और जर्नल रिजर्व की वजह से कैपिटल अकाउंट क्या होगा आपका, इंक्रीज, बढ़ेगा। तो आप कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है, कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस को अगर आप क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और इनको आपको क्लोज करना है तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आप क्या एंट्री करेंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, तो ये प्रॉफिट है, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। आप इस तरीके से इसकी एंट्री डाल दोगे। ठीक है, हालांकि मैं इनको बाद में भी डिस्कस करूंगा, अभी मेरा मेन काम था असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रीट करना, लेकिन मैंने लिख दिया, इस वजह से मैंने इनको अभी भी आपको समझा दिया, फिर से आपको इसको समझाऊंगा। तो अब देखिए, वैसे सिंपली मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, किसी भी लॉसेस के पार्ट को आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो लॉस की वजह से कैपिटल अकाउंट आपका डिक्रीज होगा, तो कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, और उस लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, आपको उसे ट्रांसफर करना, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही किसी भी प्रॉफिट के पार्ट को, प्रॉफिट हो या जनरल रिजर्व हो, कोई और रिजर्व हो, आपका कोई भी रिजर्व हो सकता है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या अदर देन कोई भी रिजर्व हो सकता है, आपको उसको ट्रांसफर करना है,
तो उस प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी आपकी, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करते हैं, और ये वाले बैलेंसेस आपके क्रेडिट बैलेंस हैं, तो इनको आपको ट्रांसफर कर दिया तो डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा जी, वैसे भी मैं अगर आपको इस बात को डिस्कस करूं, देखो ये आपकी बैलेंस शीट है, इसको आपको क्लोज करना है, तो ये वाले बैलेंसेस आपने यहां से ट्रांसफर किए तो ये कहां पर गए, आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो गए, तो यहां से आपने इसको यहां सेट कर दिया, तो इनको तो आपने क्या कर दिया, डेबिट, और इनको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों ही क्रेडिट बैलेंस है, ये यहां से हटा, ये हटाना है, क्रेडिट बैलेंस को हटाना है तो डेबिट कर दिया, और इसको बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही इन वाले बैलेंसेस का आपका कौन सा बैलेंस है, डेबिट, इसको आपको खत्म करना है, तो इसको तो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट, तो ये यहां से हटा, और ये भी यहां से कम होगा, क्योंकि इनका इफेक्ट डायरेक्टली कहां से रिलेटेड है, इनका इफेक्ट डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो जब ये बैलेंस आपने यहां से हटाया तो इनको भी यहां से कैपिटल को भी कम करना पड़ेगा, और कैपिटल को कम करना पड़ेगा तो कैपिटल को आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, डेबिट, इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको वैसे मैं बाद में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा, प्रॉफिट लॉस को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह, इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन फंड या रिजर्व आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो देखिए अभी फिलहाल आप इन पर फोकस करिए। अब देखिए आपने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, अब आपने ट्रांसफर करने के बाद असेट्स को सेल किया, मार्केट में सेल किया। अच्छा मैं आपसे सिंपली एक बात पूछना चाहूंगा, किसी भी असेट्स को सेल करने की एंट्री आप क्या डालते हो, असेट्स बेची आपने तो सिंपल आप एक जर्नल एंट्री डालते हो, असेट्स को सेल करना, मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं आपको, असेट्स बेची आपने, तो आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, असेट्स अकाउंट, आप ये वाली एंट्री डालते हो, किसी भी असेट्स को सेल किया, बीइंग असेट्स सोल्ड, सेल किया आपने। लेकिन अब इस वाले केस में जब आपने असेट्स को बेचा, डिसोल्यूशन के केस में, जो कि आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है रिलायंस अकाउंट में, तो उस केस में आप किस तरीके से एंट्री करोगे। अब देखो आप असेट्स को तो क्रेडिट कर नहीं सकते, अगर आपने यहां पर असेट्स को बेचा तो कैश तो आपके पास आया, कैश या बैंक तो आपके पास आया, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक ले रहा हूं तो बैंक तो आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को तो आप डेबिट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज आपने असेट्स को बेचा तो आपके पास बैंक आया, तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया। लेकिन असेट्स जाना क्रेडिट करते हो आप, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, लेकिन इस केस में आपके पास से असेट्स नहीं गई, क्योंकि असेट्स तो आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया लाइसेंस अकाउंट में, क्योंकि आप असेट्स को पहले ही क्रेडिट कर चुके हो, तो अब आप असेट्स को सेल करने पर दोबारा से क्रेडिट नहीं करोगे, इस वाली एंट्री को पास नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, आप ये वाली एंट्री पोस्ट करोगे। समझ आया भाई, आपने असेट्स को ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, फिर आपने असेट्स को सेल किया आफ्टर दैट ट्रांसफर के बाद, तो आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे ही जब आप लायबिलिटी को पे करते हो, तो सिंपली मैंने अगर लायबिलिटी पे करने की एंट्री पूछी आपसे, तो आपने क्या एंट्री करी होगी, लायबिलिटी पे करना, तो लायबिलिटी मान लो क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लायबिलिटी अकाउंट को आप डेबिट करते हो, और टू कैश या बैंक अकाउंट, आपने सिंपली ये एंट्री पास करी अभी तक लायबिलिटी पे करने की, जर्नल का अगर आपने कॉन्सेप्ट किया तो ये वाली एंट्री करी है। लेकिन मैंने कहा कि ये लायबिलिटी तो मैं ऑलरेडी डेबिट कर चुका हूं, तो मैं दोबारा से ये लायबिलिटी डेबिट तो कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी लायबिलिटी का करंट बैलेंस था, मैंने उसे डेबिट करके क्लोज कर दिया, अब मेरे पास लायबिलिटी नहीं है। हाँ मैंने लायबिलिटी को पे किया, तो मैंने लाइसेंस को पे किया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, लायबिलिटी पे करना मतलब पैसा गया मेरे पास से, कैसे बैंक गई, तो बैंक को जाना मेरा क्या होगा, क्रेडिट, तो एंट्री होगी आपकी सन्ड्री सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने लायबिलिटी को पे कर दिया। अब देखिए इनकी पोस्टिंग, देखिए आप इनकी पोस्टिंग क्या होगी आपकी, इस वाली एंट्री में बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट आप बना रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है इस वाली एंट्री में, आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आप लिखोगे बाई बैंक, और इधर लिखोगे असेट्स रियलाइज, असेट्स को आपने क्या किया, रियलाइज किया, जो भी असेट्स आपके होगा स्टॉक से, डेटर से, मशीनरी से, जिससे भी होगा लिख दोगे। अब इस वाली एंट्री की पोस्टिंग करिए आप, इस एंट्री में रियलाइजेशन क्या हो रहा है आपका, डेबिट,
रिलायंस आपका डेबिट हो रहा है तो आप रिलायंस के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। लेजर की एंट्री से तो यही होगा ना, टू बैंक लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी पेड, आपने लायबिलिटी को पे कर दिया। अब देखिए सिंपली ये तो था जर्नल के थ्रू। अगर मैं डायरेक्टली आपसे बात करूं असेट्स और लायबिलिटीज का आप किस तरीके से लाइसेंस में ट्रीट करते हो, असेट्स को आपने ट्रांसफर किया तो टू सन्ड्री असेट्स, अब इस वाली असेट्स को आपने सेल कर दिया, बेच दिया तो बाय बैंक लाइसेंस अकाउंट पर। ऐसी लायबिलिटी को ट्रांसफर किया तो लायबिलिटी को आपने लाइसेंस के क्रेडिट में लिख दिया बाय सन्ड्री लायबिलिटी, और फिर आपने जब लायबिलिटी को पे किया तो आपने लिख दिया टू बैंक लाइसेंस अकाउंट में। क्लियर है? वैसे भी ये अकाउंट्स अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। देखो असेट्स आपका राइट हैंड साइड पर है तो जब आपने इसको ट्रांसफर किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा असेट्स को लिखा, लायबिलिटी आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है, जब आपने इसको ट्रांसफर किया तो आपने इसको राइट हैंड साइड पर लिखा। ऐसे ही अब आपने इन दोनों असेट्स बैलेंसेस को यहां लिख दिया। जब आपने इस वाली असेट्स को बेचा जो कि राइट हैंड पर लिखा हुआ है तो अब आपने इसको लेफ्ट हैंड पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट में, ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू। ऐसे जो ये लायबिलिटी आपने यहां लिखा इनको आपने अपोजिट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर टू बैंक। क्लियर है? हालांकि आप बैंक अकाउंट भी बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में आप बैंक क्या कर रहे हो, डेबिट, तो बैंक के डेबिट में लिखोगे टू लाइसेंस सन्ड्री असेट्स लाइस, और बैंक अकाउंट जब आप इसमें इसी वाली एंट्री की पोस्टिंग करेंगे बैंक के लिए तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है आपका क्रेडिट, तो आप लिखोगे बाय लाइसेंस अकाउंट। क्लियर है? इसके बाद सिंपली मैं अभी इतना ही डेटा लेके आपको क्लियर करता हूं कि सिंपल आपके पास असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर किया, उसके बाद क्या करना आपको। अच्छा मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा इसमें। मान लो अगर कोई भी असेट्स आपका प्रोविजन लेकर है कि किसी भी असेट्स का प्रोविजन बनाया हुआ है, जैसे कि आपके पास होता है एक पॉइंट डेटर्स आपका कोई वैल्यू है माइनस आप करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेट जो भी होगा, आप इस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हो ये वाला। लेकिन जब आप इस वाले डेटर को ट्रांसफर करोगे तो डेटर की आप एग्रीगेट टोटल वैल्यू को ट्रांसफर करोगे यहां पर टू डेटर्स, क्या लिखोगे, टू डेटर्स, जो भी आपका डेटर्स है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10,000 ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 10,000, और ये मैंने 1,000 का आपका प्रोविजन ले लिया तो ये 9,000। तो आप नेट अमाउंट ट्रांसफर नहीं करोगे कि डेटर्स का नेट 9,000 लिख दें यहां पर, नहीं, आपको एग्रीगेट वैल्यू लिखनी है 10,000, और जो ये प्रोविजन है आप इसको सेपरेटली क्रेडिट में लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बैड डेट जो भी आपका 1,000 का। समझ आया? तो प्रोविजन वाले पॉइंट को आप इस तरीके से ट्रीट करोगे, जिस भी असेट्स का प्रोविजन दिया हुआ है उस असेट्स को आप एग्रीगेट वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे और उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है आप उसको उसके क्रेडिट में अपोजिट जो भी है लिख दोगे। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से बेटा आज के लिए ये मैंने अभी आपको बेसिक समझा दिया है कि आपको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो आज मैंने आपको क्या क्या समझाया है कि डिसोल्यूशन होता क्या है। मैं रिपीट करा दूं आज की क्लास आपको। डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि आपका फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज होना है, बंद होना है, बाउंड अप होना है, ठीक है। और देखिए मैंने 2 पॉइंट और भी बताए थे आपको, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होना, एग्रीमेंट चेंज होना आपका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप है। लेकिन फर्म का क्लोज होना, बंद होना, बिजनेस का बंद होना क्या होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होता है। फिर मैंने आपको मोड्स समझाए थे पार्टनरशिप के, डिसोल्यूशन के। मैंने आपको मोड्स में क्या क्या समझाया था कि बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है आपका डिसोल्यूशन, और आपका नोटिस के थ्रू हो सकता है आपका, और आपका किसी भी इवेंट के हैपनिंग पर हो सकता है आपका, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है आपका, या फिर कोर्ट की इंटरवेंशन से आपका डिसोल्यूशन हो सकता है। वो मैंने आपको सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको सेटलमेंट ऑफ अकाउंट समझाया था। सेटलमेंट में सबसे पहले आप कौन सा सेटल करोगे, आउटसाइडर लायबिलिटी, जो भी बाहर की लायबिलिटी है उनको सेटल करोगे। उसके बाद कोई पार्टनर्स का लोन है तो आप पार्टनर्स का लोन पे करोगे। उसके बाद आप पार्टनर्स की कैपिटल को पे करोगे, तब भी कुछ अमाउंट बचता है तो आप उसको पार्टनर्स के रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। जैसे कि मैं इस बात को यहां पे कहता हूं कि जो भी आपके पास असेट्स थी, जो भी लायबिलिटीज थी, आप उनको पे करोगे तो ये जो बैलेंस आपका बचेगा, अगर ये वाली साइड आपकी ज्यादा है क्रेडिट, तो यहां पर आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ए का रेशियो और बी का, जो भी आपका प्रॉफिट होगा आप उसको ट्रांसफर के रेशियो में कर दोगे। और अगर ये वाली साइड होती है, मैं इनको स्टार कर रहा हूं, इनमें से कोई भी एक ही आएगा, तो आपका यहां पर आएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का लॉस और बी का लॉस, जो भी आपका अमाउंट होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको पार्टनर्स का सेटलमेंट बताया था, अकाउंट्स का सेटलमेंट। उसके बाद मैंने फर्म का डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट, फर्म का डेब्ट जो फर्म ने ओन किया हुआ है, प्राइवेट डेब्ट जो पार्टनर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ओन किया हुआ है। पेमेंट का क्या बताया था इसका, पेमेंट का प्रोविजन क्या है कि अगर फर्म का डेब्ट है तो फर्म को पहले अपनी प्रॉपर्टी से अपना डेब्ट पे करने का राइट है, उसके बाद कोई सरप्लस बचता है तब वो पार्टनर्स को अपने पार्टनर्स के डेब्ट के पेमेंट के लिए पैसा देंगे। ऐसे ही पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले पार्टनर्स के प्राइवेट डेब्ट को पे करने के लिए यूज किया जाएगा, तब जाके कोई एक्स्ट्रा बैलेंस बचता है सरप्लस, तो उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, फर्म के डेब्ट के लिए पे करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। तो उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग क्या क्या करना है डिसीजन की, अकाउंटिंग में मैंने आपको समझाया था रिलायंस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट अगर अवेलेबल है तो, और फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आपको कैश या बैंक अकाउंट। अब मैंने आज फिलहाल रिलायंस अकाउंट का कुछ पार्ट डिस्कस किया हुआ है कि आपका फर्म का डिसीजन क्या है कि इस वाली बैलेंस शीट को क्लोज करना है। इस वाली बैलेंस शीट में जो भी असेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, उनको आप ट्रांसफर करेंगे। असेट्स को ट्रांसफर करना, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, क्यों एंट्री आपको रटनी नहीं है, समझनी है। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, किसी भी डेबिट बैलेंस को हमको क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है, तो उस वाले डेबिट बैलेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने एंट्री क्या करी, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। ऐसे लायबिलिटी का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो किसी भी क्रेडिट बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो मैंने लायबिलिटी को डेबिट किया टू रिलायंस अकाउंट, फिर मैंने इन असेट्स को रिलाइज किया, पैसा आया तो बैंक आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, और मैंने ऐसे लायबिलिटी को पे किया तो रिलायंस डेबिट टू बैंक। अब देखो यहां पर असेट्स को रिलाइज करते टाइम आप असेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रेडिटेड दैट असेट्स, आपने पहले ही उस असेट्स को क्रेडिट कर दिया ट्रांसफर के टाइम पे, तो आप क्या करेंगे, लाइसेंस को क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही लायबिलिटी को पे करते टाइम आप लायबिलिटी को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी लायबिलिटी को डेबिट कर दिया ट्रांसफर के टाइम पे, तो आप क्या डेबिट करेंगे, लाइसेंस अकाउंट। ठीक है, तो क्लियर है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9813282733, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और अभी ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आप टेंशन ना लो, अच्छी से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।